आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक भारी भरकम चैप्टर है, भारत में शिक्षा का विकास। ठीक। और ये शिक्षा का विकास, चूंकि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं क्या हुआ है, नई शिक्षा नीति आई है। ठीक। अभी शिक्षा नीति के एग्जीक्यूशन, उसके प्रोसेस पे काम चल रहा है। तो स्वाभाविक है जब वो शिक्षा नीति आई है तो आपसे भी 47 के पहले तक की इतिहास में शिक्षा नीति पर प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन कोई भी प्रश्न आए उसको लिखने की क्षमता आप में कैसे विकसित होगी? जब आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज शुरू से लेकर के और अंतिम समय तक किस मानसिकता से कब कौन कैसे शिक्षा के विकास के लिए किस उद्देश्य से क्या काम किया, तो यह एक लंबी फहरिस्त है। यह एक दिन में विकसित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। थोड़ा बहुत आपने लॉर्ड मैकाले को पढ़ लिया, लॉर्ड विलियम बेंटी को पढ़ लिया, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई, थोड़ा आपने उसको पढ़ लिया, कुछ इस तरह की छोटी मोटी बातें आपने पढ़ा है। बट वो बहुत ही सतही और एक तरह से कहा जाए तो क्रमबद्धता में आने वाली एक घटना मात्र थी। वह शिक्षा व्यवस्था के नाम पर पूरी नहीं थी। तो आपको कैसे कैसे पूरी यात्रा करनी है पहले वो समझ लीजिए। तो पहले आप लिख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो आप लिख लीजिए, ब्रिटिश काल में या ब्रैकेट में भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में या भारत में, जो भी हेडिंग दिया जाए, शिक्षा का विकास। अब सबसे पहले जब शिक्षा के विकास पर बात करेंगे तो शुरुआत के समय में अगर आप अंग्रेजों के शिक्षा के प्रति व्यवहार को देखेंगे तो शुरू में अंग्रेज हस्तक्षेप के विचार से काम करते थे। उन्होंने भारत के धर्म, संस्कृति और शिक्षा, इनमें यह मानसिकता से काम किया कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, जो भारत में चल रहा है उसको चलने दो, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने, चूंकि भारत के अंदर कुछ समय तक हस्तक्षेप का विचार रखा, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने खुद के सोच से कुछ शिक्षण संस्थानों का विकास किया। जैसे कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, 1791 में जोनाथन डंकन जो बंबई के गवर्नर थे, उन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जिसको 1974 में भारत सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम दे दिया। ठीक। तो आजादी के बाद उसका नाम बदलकर क्या हो गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और संपूर्णानंद जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो कुछ समय तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बना विलियम जोन्स ने। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजों के नीतिगत रूप से आप देखेंगे तो वहां पर हस्तक्षेप की नीति चली, लेकिन कुछ अंग्रेज अपने खुद के एफर्ट से, खुद के व्यक्तिगत प्रयास से कुछ शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने विकास किया। तो अगर नीति की बात करेंगे तो तटस्थ है, और प्रयास की बात करेंगे तो व्यक्तिगत है। बात सुना रहा है? इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पहले हस्तक्षेप वाले विचार पर काम किया, फिर तटस्थ विचार पर काम किया, और फिर बाद में चल करके उन्होंने शिक्षा में अपने योगदान की शुरुआत की। तो हस्तक्षेप, तटस्थ और हस्तक्षेप, ये तीन अवस्थाओं से ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास का पूरा इतिहास पढ़ा जाता है। इसमें एक भूमिका विशेष तौर पर ईसाई मिशनरियों का भी रहा है।
ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में शिक्षा के विकास में उभले, शिक्षा का विकास कम, भारत के लोगों में जो आदिवासी लोग थे, जनजाति क्षेत्रों में रहते थे, या जहां पर लोगों में बहुत ज्यादा पिछड़ापन था, उनको शिक्षित करने के नाम पर उनको धीरे धीरे ईसाई धर्म की तरफ परिवर्तित करने का भी उन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने ईसाई बनाने में जो भूमिका निभाई नहीं निभाई वो एक अलग प्रकार का विषय है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पर अब तक शिक्षा का कोई मॉडल या प्रारूप नहीं पहुंचा था, ईसाई मिशनरियों ने पहुंच करके कुछ विद्यालय या उनको शिक्षित करने में अपनी गंभीरता का प्रदर्शन किया था। तो ये सारी बातों को आपको बड़ा सिस्टमैटिक लिखना है। तो एक बार हम लोग क्रम से लिख लें, फिर एक एक को हम लोग विस्तार करते चलेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिगत योगदान, सबसे पहले व्यक्तिगत योगदान, व्यक्तिगत योगदान, ठीक। इसके बाद 1813 के, या बल्कि यहीं पर ईसाई मिशनरियों की भूमिका भी आप यहीं जोड़ लीजिए। ये भी व्यक्तिगत ही है क्योंकि सरकार की नीति तो है नहीं है। तो ईसाई मिशनरियों की भूमिका ये एक लाइन में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न का कोई भी लैंग्वेज आ सकता है। ईसाई मिशनरियों की भूमिका हो गई बात। दूसरा 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, शिक्षा में इसका क्या योगदान है? 1813 के अधिनियम की भूमिका, अधिनियम की भूमिका हो गया। तीसरा विलियम बेंटिक के काल में, जो आप पढ़े हुए हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, बस केवल क्रम में लिखना है। विलियम बेंटिक के काल में, ठीक, विलियम बेंटिक के काल में शिक्षा का विकास, विलियम बेंटिक के काल में शिक्षा का विकास, विलियम बेंटिक के काल में शिक्षा का विकास हो गई बात। इसके बाद निश्चित तौर पर आप लॉर्ड मैकाले के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लिख लीजिए लॉर्ड मैकाले की भूमिका, लॉर्ड मैकाले का योगदान, नॉट भूमिका, लॉर्ड मैकाले का योगदान। क्या योगदान है इस पर हम लोग बात करेंगे। लॉर्ड मैकाले का योगदान। लॉर्ड मैकाले के बाद आपने पढ़ा था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, ठीक। तो लॉर्ड मैकाले के आगे आप लिख लेंगे क्या? अधोमुखी, वही है अधोमुखी, अधोगामी एक ही शब्द है भाई। अधोगामी या अधोमुखी, ठीक है। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, तो आप इसको इस भावना से देखेंगे। ठीक, इसके बाद यहां तक अब बात हुई। इसके बाद आपने पढ़ा चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच, लिख लीजिए। तो पांचवा चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ठीक। बात सुन आ रहा है कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच या चार्ल्स वुड्स की शिक्षा योजना, यह भी कहा जाएगा। अगर डिस्पैच शब्द को हटा लिया जाए, अगर डिस्पैच शब्द को हटा लिया जाए तो चार्ल्स वुड्स
की शिक्षा योजना, ठीक है ना। तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं क्या इनका योगदान है। इसी तरह से शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग आया था। क्या आया था? हंटर आयोग। तो अगला है हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग। इसी तरह से शिक्षा के प्रति कर्जन की नीति, लॉर्ड कर्जन की। शिक्षा के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति, लॉर्ड कर्जन की नीति, लॉर्ड कर्जन की नीति। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज शिक्षा के प्रसार का प्रभाव क्या पड़ा। तो लास्ट एक लाइन, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का प्रभाव, अंग्रेज शिक्षा के प्रसार का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा शिक्षा के प्रसार का प्रभाव। अगर पूरे ब्रिटिश काल में हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विकास क्रम का अध्ययन करें तो आपको कुछ यही पूरा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ भी सेलेक्टिव नहीं है। यह अलग बात है कि जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बात सुना देंगे। लॉर्ड मैकाले की बात हम लोग कर चुके हैं। उड्स डिस्प्राइज की बात होगी थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो ये दो को अगर माइनस कर दिया जाए, ठीक, जो आपके पास पहले से उपलब्ध है, कौन कौन सा, एक ये और एक ये, बाकी को आपको व्यवस्थित तरीके से समझना है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए प्रश्न बनाता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती है। वो कहां से किस चीज को उठाएगा और कैसे प्रश्न की भाषा में उसे परिवर्तित कर देगा। तो यह कहना कि थोड़ी बहुत जानकारी से आपका काम चलेगा, यह शब्दावली ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को बहुत ठीक से इसे जानना है और बहुत ठीक से इसे समझना है। अगर अंग्रेजों के आने से पहले अगर हम भारत में शिक्षा की बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो संतोषजनक नहीं थी। और प्राचीन काल से ही महिलाओं को शिक्षा से काफी हद तक वंचित रखने का प्रयास किया गया। तो महिलाओं की शिक्षा मुगलों के या तुर्कों के आने से पहले से कमजोर है। मुगलों ने आकर के उसको और ज्यादा कमजोर कर दिया। एक बात, भारत में शिक्षा व्यवस्था गुप्त काल तक शासन के निर्देश और शासन के सहयोग से चला। लेकिन गुप्त काल के बाद से अगर हम लोग गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल देखें और विशेष करके अगर हम लोग सल्तनत और मुगल काल को देखें तो भारत के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो व्यक्तिगत हो गई। कुछ लोगों ने मदद कर दिया या कोई उदार बन करके शिक्षा में कोई अपना व्यक्तिगत योगदान दे दिया। तो इस तरह से ढीले ढाले स्ट्रक्चर के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। उसको सरकारी नीति या आज की तरह से जो शासन के लोग थे वह उसे एक नैतिक जिम्मेदारी मान करके अन्य नीतियों की तरह से शिक्षा को भी नीति माने, इस प्रकार के लिए कोई बहुत गंभीर संकल्प का नियम स्थापित नहीं हुआ था। यही कारण है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था जो भी विकसित हुआ था वह व्यक्तिगत योगदान के बल पर हुआ था। यह अलग बात है कि भारत के अंदर जो
शिक्षित लोगों की संख्या थी, जब अंग्रेज भारत आए तो जितनी लिटरेसी रेट इंग्लैंड की थी उससे ज्यादा लिटरेसी रेट भारत की थी। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन और मध्यकाल के संघर्ष में कमजोर होती चली गई। प्राचीन काल को मुगलों ने नहीं समझा और मुगलों ने जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को समझा उसको भारत और विश्व के लिए उपयोगी नहीं माना गया। ले दे करके कहा जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक पटल से कमजोर होते होते एक, ये तो हम नहीं कहेंगे कि अनुपयोगी हो गया, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि विश्व के साथ संगत कर पाने में भारत की शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई थी। या यूं कहें कि जिस तरह से यूरोप में तार्किकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, विवेकशीलता के साथ तमाम भविष्य के उन चुनौतियों को ध्यान देते हुए जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया, उस तरह की सोच और उस तरह के मानदंड भारत में शिक्षा के लिए स्थापित नहीं किए जा रहे थे। इसी का परिणाम है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको एक ऐसे समाज से मुलाकात हुआ जो शिक्षित तो है, लेकिन वह शिक्षा परिवर्तन करने वाले समाज को आगे कैसे अपने मुसीबतों को या अपनी चुनौतियों का वो हल खोज सके, इस प्रकार की स्थिति में उसको नहीं रखा था। यही कारण है कि अंग्रेजों ने देखा कि भारत के अंदर लोग शिक्षा के प्रति उतने गंभीर नहीं है और इनकी शिक्षा ही हमारे शासन के लिए उपयोगी होगी, इसलिए उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करना न उचित समझा और न ही उनको लगा कि इनको परिवर्तित करने से हमको कोई लाभ होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज भारत में अपने पैर मजबूत करते गए और उनके शासन और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार होता गया, उनको यह बात समझ में आ गई कि अब हमको कुछ न कुछ परिवर्तन यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि यह परिवर्तन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे अधीन बहुत बड़ा विभाग आ चुका है और इतने बड़े विभाग पर लंदन से अधिकारी और कर्मचारी लाकर के शासन नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए भारतीयों को शिक्षित करना पड़ेगा, भारत के लोगों को अपने हितों के अनुरूप भाषा और विषय इन दोनों का निर्धारण करना पड़ेगा और यह प्रक्रिया होते होते लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल आ गया। ठीक, तो थोड़ा सा आप इसे एक भाषा में लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। पहला, आप यहीं से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट लिख लीजिए। लिखिए, भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के दौरान, भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के दौरान कंपनी ने स्थानीय समाज के धर्म एवं संस्कृति जैसे विषयों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। उस समय कंपनी का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार एवं व्यापार में प्रगति करना था। अंग्रेजों को इस बात की भी आशंका थी, अंग्रेजों को इस बात की भी
आशंका थी कि हस्तक्षेप से स्थानीय जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी प्रारंभिक कालों में अंग्रेज गवर्नरों एवं अधिकारियों ने शिक्षा के विकास में अपना व्यक्तिगत योगदान दिया। ठीक, पैराग्राफ चेंज करिए। व्यक्तिगत प्रयास के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने, याद है ना, व्यक्तिगत प्रयास के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने कब 1700 कब 1700 अरे विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मदरसा कौन से साल स्थापित किया? 81। यही बोलना और क्या बोलना है? ठीक, लिखिए। वारेन हेस्टिंग्स ने, व्यक्तिगत प्रयास के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, ब्रैकेट में 1781। बंबई के गवर्नर कौन? बंबई के गवर्नर जोनाथन डंकन ने 1791 में कहां पर? बनारस में संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। ठीक, और लगे हाथ अपनी सूचना के लिए 1974 में, ये बात बहुत बाद की है, अब घर जाके नहीं कि 1774 कर देंगे काट के। होश में तो आए आप लोग? क्या लिखा है? 1974। हाँ, लिख लीजिए। 1974 में आजादी के बाद भारत सरकार ने 1974 में आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक, ब्रैकेट बंद। अभी क्यों लिखवाया मैंने, पता चला इंटरव्यू में पूछ दिया आजकल संस्कृत विद्यालय किस रूप में जाना जाता है। अब लड्डू जैसा मुंह बना के बैठे हैं, वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये बहुत घिसा पीटा विद्यार्थी है। इसने यह भी सोचने का प्रयास नहीं किया कि जो विद्यालय उस समय खुला वो आज उसकी हैसियत क्या है। ठीक, तो इस तरह की लाइनें कहीं न कहीं उपयोग में आ जाती हैं। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति और कौन है जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, लिख लीजिए। जबकि विलियम जोन्स ने इसने विलियम जोन्स ने कब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की कब, ब्रैकेट में 1784। यह भी बात मुझे लगता है पता है आपको। अगली जो बात बताने वाले हैं वो भी आप पहले जानते हैं। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, लिख लीजिए। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेज कर्मचारियों को स्थानीय भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा देना था। स्थानीय भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा देना था। और दूसरा काम क्या था यहां पर, बिल्कुल सिविल सेवा में आने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी देना था। लिख लीजिए। साथ ही सिविल सेवकों को प्रशिक्षण भी दिए जाने की व्यवस्था थी। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था थी। ठीक, ध्यान दीजिए। ये जो आपने लिखा है ये क्या था, अभी तक व्यक्तिगत योगदान था। अभी इसी में और क्या जोड़ना है, ईसाई मिशनरियों की भूमिका। ठीक, लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। ईसाई मिशनरियों ने भी पैराग्राफ चेंज करके, कोई नंबर नहीं है उसी में है। ईसाई मिशनरियों ने भी ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा के विकास में
शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अर्थ में देखा जाए, एक अर्थ में देखा जाए, एक अर्थ में देखा जाए तो भारत में, एक अर्थ में देखा जाए तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इनके द्वारा ही हुई थी। इनके द्वारा ही हुई थी। बात सुना रहा है? अब ये लाइन क्यों कह रहे हैं हम लोग? अब तक जो कुछ भी आपने लिखा वो भारत की शिक्षा है, भारत के तरीके से है। केवल वो क्या कर रहे हैं, अपने तरफ से कहीं स्कूल खोलने के लिए व्यवस्था दे दिए, कहीं मदरसा खोलने की व्यवस्था दे दिए, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा भारत में देने के लिए अगर बेसिक लेवल पर देखा जाए तो उसमें गंभीरता से योगदान किसका दिखाई देगा? ईसाई मिशनरियों का, क्योंकि वो संगठनात्मक तरीके से इस काम को शुरू किए थे। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, काफी पुरानी बात हो गई, जब आप पुर्तगालियों को पढ़ रहे थे तो जब अल्फांसो डिसूजा भारत आए, अब याद नहीं आप लोगों को, अलग बात है, कब आए थे? कौन 42 से 45? 1542 से 45, ठीक। तो 1542 से 45 जब आए तो भारत में जेसुएट पादरी फ्रांसिस्को सेंट जेवियर भारत आए थे। क्योंकि उस समय आप बिल्कुल नए थे तो मैं पूरा नाम बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे था कि कहीं आप, क्योंकि तीसरे माले पे आप पढ़ रहे हैं और चिंता में आप उतर रहे हैं, बोले यार ये तो गलती हो गया, ऐसे ऐसे नाम है। तो हमने कहा कि सेंट जेवियर याद रखिए, यही कहा था। लेकिन पूरा नाम क्या था उनका? वो जेसुएट पादरी थे। क्या थे? जेसुएट पादरी। पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को सेंट जेवियर, ठीक। तो पुर्तगाली जब भारत आए उस समय से ईसाई भारत में शिक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिए थे। आप कहेंगे तो यहां क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? यहां इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि हेडिंग क्या है? ब्रिटिश। भाई आपकी खोपड़ी खराब है, हमारी थोड़ी खराब है, कुछ भी कहीं भी लिख दे, इसलिए उसको अलग से लिखवाया गया है। याद हुआ? ये नहीं घर गए तो सोचे यार एक फैक्ट और मिला, लाओ इसी में चिपका देते हैं। जब ये कहता है ईसाई मिशनरियों का योगदान और ब्रिटिश नहीं होता तो आप उनको शामिल कर लेते। एग्जामिनर तो आपकी एक लाइन से अंदाजा लगा लेता है कि आपकी जमीनी हकीकत क्या है, ठीक। क्योंकि उसका तो रोज का काम है, उसका यही काम है किसको किसको नहीं लेना है। तो वो अपने तरफ से इसी काम के लिए बैठा है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। उतने के बाद जो बच जाते हैं वो कहता है अच्छा इनको लेना ही पड़ेगा। बात सुनाया? इसलिए सेंट जेवियर का नाम इसमें कहीं आप शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ईसाई मिशनरियों का योगदान है। अब ये ईसाई मिशनरियां कहां पर थी? अगर आप इन ईसाई मिशनरियों को उस दौर में खोजेंगे तो उत्तर भारत में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? दक्षिण भारत में। अब कई बार जब हम दक्षिण जाते हैं तो वहां ये बात लोग पूछते हैं कि जो, अच्छा वो जरूर पूछते हैं कि आप कहां के रहने वाले हैं। तो पहले तुमको लगता है कि थोड़ा सम्मान सूचक बातचीत करते हैं, इसका मतलब बिहारी होंगे मेरे बारे में। तो मैंने कहा ठीक है चलो बिहारी समझो, भाई किसी देश प्रांत का समझो, हूं तो भारत का ही। फिर 2 4 5 दिन बाद उसको कहीं से पता चलता है ये बिहार के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि बहुत खतरनाक जिले से हैं, क्योंकि लोग वहां क्या होते हैं, मिलने आने लगते हैं। कोई
कमिश्नर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो मैं कहीं भी गया तो धीरे धीरे पता तो चल ही जाता है। तो उनका एक प्रश्न होता है कि शिक्षा व्यवस्था उधर की गड़बड़ क्यों है। अब चूंकि पढ़ाने जाना है और पढ़ा करके उन्हीं से पैसा लेके आना होता था, तो अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि हम लोग अंग्रेजों से लड़े इसलिए हम लोग सीखने के मूड में नहीं थे। हम लोग तो उन्हीं से संघर्ष कर रहे थे भाई। 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत नहीं था, तो इतिहास है। और थे कौन? हम ही लोग थे। अब जब हम ही लोग थे तो विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे? तुम्हारी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, और आज तक नहीं सीख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अंग्रेजी क्यों कमजोर है, तो आप बता दीजिए कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हम लोग हैबिचुएट हो गए हैं। ठीक, और अभी भी वो मानसिकता है अंदर, वो भावना अभी है। अब पता नहीं कितनी पीढ़ी बाद निकले तब जाकर सीखेंगे हम लोग। लेकिन वहां क्या था कि ईसाई मिशनरियों के पहुंचने से वहां शिक्षा की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई, और उसका परिणाम है कि दक्षिण में आप देखेंगे कि इंग्लिश के प्रति जो लगाव है वो ज्यादा है। तो आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको तंजौर मिलेगा। तंजौर कहां है? तमिलनाडु में। वहां पर ईसाई मिशनरियों ने शुरुआत करना शुरू किया। इसी तरह से एक ईसाई मिशनरी थी जिसका नाम था बैप्टिस्ट मिशनरी। ये लिखना नहीं है, केवल मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह से आप लोगों ने नाम सुना होगा पी चिदम्बरम का। ठीक, तो पी चिदम्बरम जिस लोकसभा से आते हैं उसका नाम है शिवगंगा। उनके क्षेत्र में भी ईसाई मिशनरियों का लंबे समय तक बहुत प्रभाव रहा है। तो अगर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का अध्ययन आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि यह ईसाई मिशनरियां उत्तर की तुलना में दक्षिण में पहले ज्यादा सक्रिय हुई, और इन्होंने ही भारत में ईसाई मिशनरी के रूप में जो शिक्षा व्यवस्था देना शुरू किया, उससे शिक्षा का ब्रिटिश संगठनात्मक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। बस इतना ही आपको जानना था। अब जो हम लोगों को बात करना है वह है 1813 में, है ना। तो 1813 के अधिनियम में क्या भूमिका है? हेडिंग नहीं देना है, केवल 2 नंबर लिख लीजिए। ईसाई मिशनरियों वाला हो गया। 1813 के अधिनियम की भूमिका क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, और आप ध्यान देंगे तो 1813 से पहले किसी भी एक्ट को चार्टर एक्ट नहीं कहा जाता है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? चर्चा होगी कभी आगे, अभी आज नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। बस इतना ध्यान रखिए कि 1813 से चार्टर जैसा शब्द भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उस समय आपको हम समझाएंगे। उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, ध्यान से समझिए। फिर से बोलिए। ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? गलत आत्मविश्वास नहीं, एक लाइन में याद रखिए। जो 1813 के आदेश थे, जब कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया तो जो लाइन लिखी जाती थी भारत के लिए कानून के रूप में, वह एक चार्टर के तौर पर होता था। चार्टर माने यूनिफॉर्म रूप से अब यह डायरेक्टली वहां पर लागू होगा। अभी तक जो आता था वो कहां से आता था? कंपनी के माध्यम से आता था। लाइन समझ में आ रहा है? पहले पार्लियामेंट निर्देशित किसको करेगा? कंपनी को। और कंपनी क्या करेगा? भारत में उसको एग्जीक्यूशन में अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी बनाएगा। चार्टर का मतलब ही हो गया कि उसको अपने उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्य पर सीधे जाना है, और आप इसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। तो चार्टर शब्द कहीं पे भी आए, जैसे
आप कहीं जाते हैं ना चार्टर प्लेन से, तो एक तरीका होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो उससे जाइए, भाई आप जहाज में बैठे और जहाज के नियम कानून का पालन हुआ। ऑल ऑफ सडन अगर मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और बिना किसी रोक टोक के जाना हो, तो उस समय आपका प्लेन क्या होगा? चार्टर प्लेन होगा। ठीक, तो जो निर्देश सीधे सीधे प्रभावी स्थिति में आ जाते हैं, वहां से उनके लिए प्रयोग शब्द क्या हो जाता है? चार्टर। चार्टर माने लिखे हुए दस्तावेज जो सीधे इफेक्टिव रूप से स्वीकार्य होंगे। बात सुन रहा कि नहीं? और भी इसके कुछ मतलब है, बट अभी इसको इसी रूप में आप जानेंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत की शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। बड़ा हिम्मत दिखाया अंग्रेजों ने, कहा कि हम भारत के शिक्षा और साहित्य पर कितना खर्च करेंगे? 1 लाख रुपए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 10 साल तक वो खर्च नहीं हुआ, क्योंकि कोई इच्छा थी ही नहीं। अंग्रेज अपना पैसा भारत पर खर्च करे ये तो सपने में नहीं सोचते थे। ना ऐसा कहीं पढ़ाया जाता था, ना ऐसा समझाया जाता था, ना ऐसा कोई शक्ति से कोई आदेश होता था। बात समझ में आ गया? तो पहली बार किसी अधिनियम में भारत की शिक्षा के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो कब हुई? 1813 में हुई। लिख लिया जाए, लिखिए। 1813 के चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के संचालक मंडल द्वारा कंपनी के संचालक मंडल द्वारा शिक्षा एवं साहित्य पर संचालक मंडल द्वारा शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन कंपनी सरकार द्वारा 1813 से कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? कंपनी सरकार। लेकिन कंपनी सरकार द्वारा अगले 10 वर्ष तक इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया। अगले 10 वर्ष तक इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया। अब अभी हमने आपको एक बात कहा कि चार्टर एक्ट है, इसमें जो बात लिखी जाती थी अमूमन उसको लागू किया जाता था। क्यों नहीं लागू किए इसको? तो उसके पीछे उनको कुछ ठोस कारण भी देने पड़ते थे। तो कारण उन्होंने यह बताया कि भारत में हम खर्च कैसे करें, क्योंकि भारत में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा, तब तक इस फंड को खर्च करने के लिए हम लोग उस अनुकूलता का निर्माण नहीं कर सकते। तो एक लाइन जोड़ लीजिए, इसके पीछे प्रमुख कारण था प्राच्यवादियों। इसके पीछे प्रमुख कारण था प्राच्यवादियों एवं पाश्चात्यवादियों में। याद है ना शब्द? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादियों में गहरे मतभेद की स्थिति। प्राच्यवादियों एवं पाश्चात्यवादियों में गहरे मतभेद की स्थिति। ठीक, अब आप समझ गए कि इसके बाद की स्थिति में क्या हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो कुछ भी हुआ वो आपको मालूम है, नहीं? लॉर्ड विलियम बेंटिक आया, चूंकि 1813 से 23 तक तो 1 रुपया खर्च हुआ नहीं, और 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल बना।
उसी के काल में 1833 का अधिनियम पारित हुआ। 1833 में ही क्या कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब उसके सामने यह चुनौती आ गई कि एक तो पहले से जो फंड है वो खर्च हो नहीं रहा है, और दूसरे भारत में प्रशासन का जो दायरा है अंग्रेजों का वो बढ़ चुका है, और ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन के दायित्व का बोझ अधिक हुआ है तो निश्चित तौर पर हमको बड़े पैमाने पर और अधिकारी चाहिए, और अधिकारी की स्थिति तभी पूरी होगी या तो लंदन से उनको लाया जाए या भारत के लोगों को शिक्षित करके प्रशासनिक व्यवस्था में समायोजित किया जाए। और यही कारण है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के बीच में मतभेद को सुलझाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन हुआ। सार्वजनिक शिक्षा समिति में आपको पता ही है कि कुछ लोग प्राच्यवादी थे और कुछ लोग पाश्चात्यवादी थे। आश्चर्यजनक उदाहरण आपको मिला, राजा राममोहन राय जैसे लोग पाश्चात्यवादी थे, और जेम्स प्रिंसेप विल्सन कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कहीं न कहीं भारत का समर्थन किया था। मिला जुलाकर कहा जाए तो स्थिति में कोई स्पष्टता नहीं आई, लेकिन लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया तो लॉर्ड मैकाले ने पूरे मामले का व्यवस्थित अध्ययन किया और उसी ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भारत में हमको पाश्चात्य पद्धति को अपनाना होगा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा, और ब्रिटिश प्रशासन के हितों की पूर्ति करने में इनको अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही शिक्षित करके लाभ लिया जा सकता है। और इस तरह से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू हुई, और उसी का नाम क्या पड़ गया? अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत या अधोमुखी, अधोगामी या अधोमुखी, समझ गए कि नहीं? हाँ, ये नहीं कि मैं अधोमुखी लिख रहा था तो आप लोग बौखला के खड़े हो गए, और मैंने कहा भी कि भाई साहब अभी शुरुआत में क्यों आपसे बगावत करना, ठीक? तो कहीं अधोगामी लिखा रहे अधोमुखी लिखा रहे, बात दोनों एक ही है, ठीक? तो इस तरह से उस शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बातें हुई वो सब आपके पास पहले से पता है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर साबित किया। उसने यहां तक कह दिया कि भारत में जो भी साहित्य है, ग्रंथ है, इनकी क्षमता केवल इतनी है कि यूरोप के किसी पुस्तकालय के एक अलमारी में इनको समेटा जा सकता है, इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है। और भारत के लोगों के अंदर भविष्य में ब्रिटिश कंपनी के हित में काम करने लायक रहें, प्रशासन के हित में काम करने लायक रहें, इसके लिए उनको ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति नैतिक बनाओ, भले रंग और रक्त में वो भारतीय हों, ठीक? और इस तरह से उसने अपनी व्यवस्था लागू की। लेकिन लॉर्ड मैकाले वाली जो लाइन है वहां पर वो उस तरीके से नहीं लिखा है आपने जैसे उसको लिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत है उसके विचारों को एक एक करके लिख लीजिए। तो छोटा सा हेडिंग दे दीजिए आप, लिखिए लॉर्ड मैकाले ने कोई लॉर्ड मैकाले हेडिंग दे दीजिए, लॉर्ड मैकाले का योगदान, ये लाइन लिख लीजिए, लॉर्ड मैकाले का योगदान, या इच्छा हो तो 4 लिख लीजिए तभी चलेगा, ठीक? लॉर्ड मैकाले, इसको कंफ्यूजन है क्या? हो गया कंफ्यूजन दूर? मैंने कहा 3 के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, ठीक? तो एक ही गाना बार बार नहीं गाया जाएगा। क्या हुआ? चौथी वाली जो बात है उसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा को ध्यान देते हुए कई बार लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड बना दिए जाते हैं। तो जो बात आपने वहां लिखा है, क्योंकि उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के भाव थे, वो लॉर्ड मैकाले नहीं था उसमें, लॉर्ड मैकाले का जो भी थोड़ा बहुत बात थी उतना आपने लिखा था। बात समझ में आया? तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, लिख लीजिए लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले भूमिका लिखा आपने, लिख लीजिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट, लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट 1835 में
प्रस्तुत किया था जिसमें उसने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में निम्न तर्क दिए थे। पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में निम्न तर्क दिए थे। अब ये तर्क ही आपको लिखना है। पहला लिख लीजिए, 10 सेकंड करते जाएंगे। पहला, आप जानते हैं केवल क्रम में आ रहा है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। पहला लिखिए, मैकाले ने प्राच्य, याद है ना पूर्वी, मैकाले ने प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट, मैकाले ने प्राच्य के स्थान पर, मैकाले ने इसके स्थान पर, प्राच्य के स्थान पर, प्राच्य या पूर्वी के स्थान पर पाश्चात्य का समर्थन किया। यही था ना, पाश्चात्य का समर्थन किया। ये आप जानते हैं, बस केवल सीरियल में ध्यान रखना है। समर्थन किया या पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। अगर आपको लगे तो शिक्षा पर ही बात चल रही है तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। दूसरा लिखिए, अब ये जो लाइन है वो बहुत फिल्टर लाइन है और ये लाइन लॉर्ड मैकाले के स्पीच का लाइन है जिसको हम लोग वहां मेंशन नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक पर फोकस था। तो मैकाले उतना ही लिखा गया जिससे कि बेंटिक के क्रियाविधि पर प्रभाव न पड़े, ऐसा ना लगे कि मैकाले ही पढ़ने लगे हम लोग और बाकी हमने छोड़ दिया। तो मैकाले ने अपने स्पीच में क्या कहा पाश्चात्य शिक्षा को महत्वपूर्ण बताने के लिए, और वही आधार है उसको भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू करने के लिए। लिख लीजिए, मैकाले के अनुसार, सेकंड पॉइंट, मैकाले के अनुसार अंग्रेजी भाषा, मैकाले के अनुसार अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा है। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा है, शासकों की भाषा है। नागरिक इसी में नागरिक एवं शासकों के बीच, नागरिक एवं शासकों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए, नागरिक एवं शासकों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य है। तो दूसरा तर्क हुआ। अब तीसरा, ये और खतरनाक तर्क है उसका। वो कहता है कि यहां के लोग यह न समझें, क्योंकि जो उसके सामने थे वो जमींदार वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे। तो मैकाले ने कहा कि मत सोचिए कि मैं आपको कमजोर करने के लिए अंग्रेजी इंपोज कर रहा हूं आप पर। उसने कहा कि अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आपकी पहुंच विश्व के अन्य देशों तक होगी, जो कि भारत के लिए फायदेमंद होगा। ठीक, लिख लीजिए। मैकाले का मत था कि, तीसरा, मैकाले का मत था कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी, मैकाले का मत था कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी के प्रयोग से भारत का संपर्क
अंग्रेजी के प्रयोग से भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों से बढ़ेगा, विश्व के अन्य देशों से बढ़ेगा। ठीक। अब मैकाले जिस बात के लिए सबसे ज्यादा कमिटेड है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने के लिए, वह क्या सोचता था? वह सोचता था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजी के तरफ उन्मुख होंगे तो अंग्रेजी संस्कृति को स्वीकार करेंगे, और अंग्रेजी संस्कृति को स्वीकार करेंगे तो अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, और अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाएगी और इससे इंग्लैंड के उद्योग को मुनाफा होगा। कुछ बात समझ में आया? तो ये लॉर्ड मैकाले का विचार है, लिखिए। हाँ, फोर्थ पॉइंट। मैकाले की दृष्टि में, मैकाले की दृष्टि में, मैकाले की दृष्टि में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से, मैकाले की दृष्टि में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से, शिक्षा के प्रसार से भारत का एक बड़ा वर्ग, भारत का एक बड़ा वर्ग, भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी वस्तुओं की ओर, अंग्रेजी वस्तुओं की ओर, अंग्रेजी वस्तुओं की ओर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक आकर्षित होगा। ठीक, अधिक से अधिक आकर्षित होगा, जिसका लाभ, जिसका लाभ इंग्लैंड के उद्योगों एवं व्यापारियों को होगा, जिसका लाभ इंग्लैंड के उद्योगों एवं व्यापारियों को होगा। ठीक। अगली बात आप जानते हैं, उसने यह भी कहा कि अगर ये अंग्रेजी सीखेंगे तो भले रंग और रक्त में ये भारतीय रहें, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से ये अंग्रेजों के प्रति वफादार बनेंगे, समर्पित बनेंगे। तो अगला आपको पता है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। मैकाले यह भी कहता था कि, पांचवा, मैकाले यह भी कहता था कि यदि अंग्रेजी शिक्षा अपनाई जाती है, यदि अंग्रेजी शिक्षा अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, तो भारतीय, तो भारतीय भले, भारतीय भले रंग, रंग एवं शरीर से हमसे भिन्न दिखें। जो उसकी सही लाइन है वो यही है, रंग एवं शरीर से हमसे भिन्न दिखें, लेकिन उनकी नैतिकता, लेकिन उनकी नैतिकता, उनकी नैतिकता एवं आदर्श, आदर्श अंग्रेजी हित के अनुरूप होगा। आदर्श, नैतिकता एवं आदर्श अंग्रेजी हित के अनुरूप होगा। बात सुन आया कि नहीं? लाइन ठीक है? तो उसने कहा कि भले, हम लोगों ने कहा भाई हम लोगों की अपनी एक कतार है बैठने की, हमारी अपनी एक खुद की स्टाइल है, तो इनको पढ़ा लिखा करके हम लोग लाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ नहीं लगेगा देखने में। और यही कारण है कि मैंने आपको फोटो दिखाया था
कि भारत के लोगों ने यह भी प्रयास किया कि रंग और रक्त में भी हम उनसे थोड़े मैच कर जाएं। उसी तरह से हेयर स्टाइल, उसी तरह से कपड़े, उसी तरह से बोलने का तरीका, उसी तरह से खान पान, घर के अंदर रहन सहन, उठना बैठना, सभी प्रकार से उस समय के लोगों ने अंग्रेजी शासन का अंग बनने के लिए अपने अंदर परिवर्तन किया। बात समझ में आया? इसके बाद मैकाले यह भी कहता है कि अगर हम लोग भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता जो बढ़ेगी, उस बौद्धिक क्षमता में यूरोप में होने वाले जितने प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट हैं, यूरोप का जितना फिलॉसफी है, यूरोप का जितना वैज्ञानिक विकास है, यूरोप में जितना रेशनल एजुकेशन है, उन सब चीजों को यह जानने और समझने में सक्षम हो जाएंगे। अन्यथा अगर ये इस भाषा और इस माध्यम से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक यूरोप और भारत के बीच के अंतर को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए अगला। मैकाले ने कहा था 6ठे नंबर पर, अब याद आया ना कि मैकाले कौन है? मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी साहित्य द्वारा ही पश्चिम के देशों की बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति को भारतीयों तक पहुंचाया जा सकता है। भारतीयों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे यहां के लोगों की उन्नति होगी, जिससे यहां के लोगों की उन्नति होगी। ठीक। और अंतिम बात जो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर हम लोग ये सब कर पाए, इनका विचार बदल पाए, इनकी नैतिकता बदल पाए, इनकी संस्कृति बदल पाए, इनका पाठ्यक्रम बदल पाए, इनकी सोच बदल पाए, और इनको प्रशिक्षित करके अगर हमने योग्य बना दिया, तो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि ब्रिटिश शासन पर प्रशासनिक अधिकारियों का जो खर्च है, भारतीयों में से जब लोग आने लगेंगे तो प्रशासनिक खर्च भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आप जानते हैं यह भी एक प्रधान कारण था। अंतिम में लिख लीजिए, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त, अंतिम पॉइंट है, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अगर अंग्रेजी शासन में प्रयोग किया गया, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अगर अंग्रेजी शासन में प्रयोग किया गया तो भारत में अंग्रेजी शासन में प्रशासनिक खर्च को बहुत हद तक घटाया जा सकता है। ठीक, 2 लाइन लिख लीजिए। और अंततः, पॉइंट नहीं है वैसे ही, अंततः लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना,
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना एवं ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए इसे विस्तृत करने पर बल दिया। यहां तक बात समझ आई? तो अगर लॉर्ड मैकाले की सभी बातों को समझेंगे आप, तो वो बातें इस तरह सी हैं। अब चूंकि ट्रीटी में आजकल इसी तरह की भाषा इस्तेमाल होने लगी है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में शामिल नहीं था। अब इसमें से कोई वो चार क्या करेंगे, उठाएंगे और किसी एक में माइन्यूट भाषा में परिवर्तन कर देंगे। तो जब आपने कभी व्यवस्थित पढ़ा नहीं है या आप एक एक पॉइंट से वाकिफ नहीं हैं, तो आप वहां पर बैठ करके बहुत दृढ़ता से नहीं कह पाएंगे कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है। और जितनी बात आपने वहां लिखा उतनी बात सबको पता है। बात समझ आ गया? अब आप जानते हैं कि ये जो व्यवस्था लागू की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। यही है ना? ठीक, क्या बोलेंगे इसे? अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। और हमने आपको बताया था अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत में कि ऊपर के वर्ग में कुछ इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाएगी कि नीचे के लोग उससे प्रेरित होकर के उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में वो शामिल होने का प्रयास करेंगे। इसीलिए उसको फिल्टर ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। जो छन करके नीचे आए और उससे लोग प्रेरित होकर के उस दिशा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए या वैसे ही बनने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। तो यह अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत है। साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए कि सरकार शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल नहीं देना चाहती थी। वह उतना ही बल देना चाहती थी जिससे भारत की परंपरागत शिक्षा की प्रणाली को तोड़ा जा सके, भारत के लोगों को परंपरागत शिक्षा से विमुख करके पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा की तरफ झुकाया जा सके और ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाए कि परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने से आपको ब्रिटिश व्यवस्था में, प्रशासन में बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं है। अगर आप हमारी शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप हमारे प्रशासन के अंग होंगे। और आप जानते हैं 1833 के अधिनियम में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में यह बात खुल के आई थी कि अब सरकारी सेवा में योग्यता को सेवा का आधार बनाया जाएगा। तो पहले लोग परिवार देख करके उनको भर्ती कर लेते थे कि ये जमींदार परिवार के हैं, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर ब्लड में लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, किसानों को, आम नागरिक को, यह इनके अंदर बाय बर्थ क्वालिटी है। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा कि अगर वो परंपरा बनी रही तो लॉर्ड मैकाले ने जो बातें कही है वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग व्यवस्था में शामिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 1833 के अधिनियम में भी कह दिया गया अब हम आपको किस आधार पर लेंगे? योग्यता के आधार पर लेंगे। तो इधर योग्यता को आधार बना दिया और इधर योग्य बनाने के लिए पश्चिमी शिक्षा को भारत में प्रवेश दिला दिया। लाइन ठीक। अब इसके बाद जो बात आपको करनी है वो कौन है? उस का शिक्षा योजना क्या है? तो लिख लीजिए 5 नंबर 5। ठीक। अब चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना में सबसे पहली लाइन तो आपको याद होगा, यह काल किसका है? लॉर्ड डलहौजी का काल है। डलहौजी का ही काल था, बिल्कुल। तो 1848 से 56 ये डलहौजी का काल है और 1854 में वुड्स डिस्पैच भारत में लागू होने के लिए आया था। और ये भी हमने आपको कहा था कि वुड्स महोदय क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे।
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना या उनके प्रशासनिक मामले को थोड़ा सा नियंत्रण में रख करके कैसे अच्छे से काम करवाया जाए प्रशासनिक तौर पर, इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो उड महोदय हैं वह भी एक असाधारण व्यक्ति हैं और यही कारण है कि उन्होंने पूरे प्रैक्टिकलिज्म के साथ, पूरे व्यवहारिकता के साथ भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप को समझा और लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था की कमियों को समझते हुए उन्होंने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। और इस प्रस्ताव के साथ भारत में जिस तरीके के नियमावली, जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित करने की बात की गई, उसी को उस डिस्पैच के नाम से जाना गया। लिख लीजिए, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसके शासनकाल में इंग्लैंड की संसद ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए, इंग्लैंड की संसद ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए सुझाव के निमित्त, भारत में शिक्षा के विकास के लिए सुझाव के निमित्त एक समिति नियुक्त की। इसकी सिफारिश के आधार पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, इसके सिफारिश के आधार पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन? चार्ल्स उड। नाम देखिए कैसे लिखना है, उड से नहीं लिखना है, ये कुछ भ्रम है आप लोगों में। देखिए ये है शब्द, ये है चार्ल्स उड। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड है उड का घोषणा पत्र, तो ये है उड का घोषणा पत्र, ठीक है, ये पूरी लाइन है। लेकिन अब का को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं उड्स, हो गया, तो ये वर्ड एक हो जाता है, ये नाम नहीं है, उड का घोषणा पत्र। तो मैंने कहा ना कि एक वर्ड, एक लाइन ही काफी है आपकी मूर्खता के प्रतीक के लिए, ठीक। और आप जिस अवस्था में एग्जाम दे रहे होते हैं वहां पर एक गलती आपको नहीं पता कि कितना प्रभाव डालती है। तो जहां पर नाम लिखना होगा वहां पर चार्ल्स उड लिखेंगे, और जहां पर घोषणा पत्र लिखना होगा वहां पर उड्स डिस्पैच लिखेंगे। अंतर क्लियर है? लिख लीजिए, चार्ल्स उड ने लॉर्ड मैकाले के विचारों का समर्थन किया। चार्ल्स उड ने लॉर्ड मैकाले के विचारों का समर्थन किया। ठीक, इन्होंने भी कहा, लॉर्ड मैकाले के विचार से सहमति दिखाते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा भारत में दी जानी चाहिए। लेकिन उड क्या कह रहे हैं, एक लाइन जोड़ रहे हैं उड, पहली लाइन में जो जुड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि मैकाले ने कहा था कि अरबी, फारसी, संस्कृत उपयोगी नहीं है। इन्होंने कहा अरबी, फारसी और संस्कृत भी उपयोगी है। भाई दोनों एक ही धरती से आए हैं, तो इतना भी अंतर नहीं रहेगा कि एक आदमी उत्तर जाए दूसरा दक्षिण जाए। यहां पर यह है कि भाई सबको नहीं लेना है शासन में,
और एक बड़ी आबादी है जिसकी भाषा वही है जो पहले से चली आ रही है। तो अगर हम उनको इस शिक्षा से हतोत्साहित कर देंगे और सारे लोग अंग्रेजी अगर नहीं सीख पाए, तो मुट्ठी भर लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हमारे प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हुए जनता की भावना समझ करके शासन नहीं चला पाएंगे। कितना सूझबूझ है इस आदमी में, बहुत गहराई से अध्ययन किया है। और अभी देखिए कैसे कैसे बदलाव की बात कहता है, लिख लीजिए। का समर्थन किया, लेकिन उड़ने संस्कृत, अरबी एवं फारसी को, लेकिन उड़ने संस्कृत, अरबी एवं फारसी को अनुपयोगी नहीं माना, अनुपयोगी नहीं माना, अनुपयोगी नहीं माना। साथ ही यह भी कहा कि इन भाषाओं में साहित्य एवं ग्रंथ की, इन भाषाओं में साहित्य एवं ग्रंथ की उपलब्धता कम है। साहित्य एवं ग्रंथ की उपलब्धता कम है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना आवश्यक समझा। इसलिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना आवश्यक समझा। पहली बार लिखिए, इसी में पहली बार जनसाधारण में शिक्षा के प्रसार का पूर्ण दायित्व, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्ण दायित्व लेने तथा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के आदेश उड़ने दिए। अब आप समझ पा रहे हैं, इसने क्या कहा कि अंग्रेजी भी चलेगा, अरबी भी चलेगा, फारसी भी चलेगा और संस्कृत भी चलेगा। जहां मैकाले केवल अंग्रेजी को प्रमोट करने में लगा था, वहां पर वुड्स ने क्या किया, इन्होंने भारतीय भाषाओं को भी अंग्रेजी के साथ साथ उपयोगी माना। और यही वो कारण है कि वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि जब आप बुनियादी शिक्षा भी देंगे और ऊपर की शिक्षा पहले से चली आ रही है, अगर उन सबको एक साथ कार्य योजना में परिवर्तित कर देंगे तो निश्चित तौर पर यह भारत के लोगों के लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। क्योंकि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी भाषा और भावना नहीं समझेंगे तो लंबे समय तक आप उनके अधीन रहेंगे। अगर आप उनकी भाषा को समझेंगे और जिस जनता को आप उनके शासन से परिचित कराना चाहते हैं, उन आवाम को भी उनके उद्देश्य और तरीके से परिचित करा देंगे, उसी समय भारत में स्वतंत्रता का विचार उत्पन्न होगा। इसीलिए बहुत गहराई में
जो मैकाले पर ही पीएचडी करते हैं, मैकाले पर ही उनका लिखना पढ़ना है, उट्स पर ही उन्होंने अपने तमाम पेपर और जर्नल सबमिट किए। उन लोगों का कहना है कि भारत की आजादी का अगर बीजारोपण किसी अंग्रेज के विचार में दिखाई देता है तो कौन है? उट्स है, जिसने भारत के अंदर सामान्य जनता को अंग्रेजी शिक्षा के साथ कनेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ शासन से जोड़कर भारत में अंग्रेजों के लक्ष्य को समझने वाली चेतना की पृष्ठभूमि तैयार की। अगर एक तरफा केवल अंग्रेज अपने व्यवस्था में लगे रहते और भारत की जनता उस शिक्षा से बहुत दूर रही होती, यह शोषण की जो प्रकृति है इसकी आयु बहुत लंबी हो गई होती। बात सुन में आया? यह भी कहा गया उसमें कि लोग अगर राष्ट्रीयता से जुड़ पाए, उसके लिए भी उट्स डिस्पैच का योगदान है, क्योंकि अरबी, फारसी, संस्कृत का जब व्यवस्थित अध्ययन भारत में होने लगा तो भारत के लोग अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन की तरफ भी रुचि बढ़ाने लगे। तो एक तरफ अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ अपनी भाषा भी पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे लोग तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से कहां हम कमजोर हैं, कहां वो ताकतवर हैं, उनकी कौन सी ताकत से हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। एक वर्ग वो भी था बुद्धिजीवी वर्ग का जो धीरे धीरे इस चिंतन की तरफ आगे बढ़ रहा था। यह अलग बात है कि शुरुआत में बहुत मुट्ठी भर थे, धीरे धीरे क्या होते गए, संख्या में ज्यादा होते गए। इसीलिए इस शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लिख लीजिए, भाई मीडियम है तभी तो सब्जेक्ट है। हाँ भाई, भाषा तो स्थानीय यही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि संस्कृत कोई माध्यम तो था नहीं, संस्कृत कहां कोई बोलता था। लेकिन संस्कृत में जो धर्म ग्रंथ हैं उनके आदर्शों को समझने के लिए संस्कृत भाषा एक विषय के रूप में पढ़ना आवश्यक है। यूं कहें कि अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी हार मान लिया था। तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन वो समझ गए कि भारत में संस्कृत की समझने वाले, पढ़ने वाले लगभग नगण्य स्थिति में जा चुके हैं। मैं कितना भी बेहतरीन ग्रंथ का लेखन करूं धर्मशास्त्र में, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं, जब तक कोई समझेगा नहीं, तब तक हमारे धर्म के दर्शन और उसके विचार को जानेगा कैसे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सोचा कि क्यों न इसको अवधी में लिखा जाए और उस भाषा में लिखा जाए जो बहुत सहजता से लोगों को समझ में आए और लोग उसको अपने आचरण में, व्यवहार में, अपने धर्म को समझने में या अपने धर्म की मर्यादा को जानने के लिए प्रयोग करें। बात सुन में आया? क्योंकि प्राचीन काल में, गुप्त काल तक तो संस्कृत था, लेकिन गुप्त काल के बाद उसके प्रति वैसी ही दूरी हो गई जैसे मुसलमानों का अरबी से दूरी हो गई। बात सुनारक नहीं आ रहा है? भाई घर में सत्यनारायण जी की कथा हो और संस्कृत में कोई श्लोक फेंक रहा है तो आपको क्या पल्ले पड़ रहा है? वैसे ही कुरान की जो लाइनें हैं अरबी में फटाफट फटाफट बोली जाती है, कितने मुसलमान समझ पाते हैं? संभव है? नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अकबर के काल में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस इस भाषा में लिख रहे हैं, अवधी में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संस्कृत क्या हो चुकी है, हाशिए पर जा चुकी है। मुट्ठी भर भी नहीं कहेंगे, उंगली पर गिने हुए लोग हैं जो संस्कृत ठीक से जानते हैं। तो यही कारण था कि अगर लोग अपने जड़ों से जुड़ पाए तो उस जड़ से जुड़ने में एक भूमिका उस डिस्पैच के अंदर संस्कृत, अरबी, फारसी जैसे भाषा को विषय के रूप में पढ़ने के साथ साथ अपने ग्रंथों के प्रति लगाव और रुचि की तरफ ले जाना भी था। बात सुन में आया?
बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है? तो लिख लीजिए एक लाइन, दुखी क्यों हैं आप लोग? इसीलिए इसीलिए वुड डिस्पैच को, बस आप चिंता मत करिए, 1857 के विद्रोह तक पहुंचने वाले हैं आप लोग। इसीलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का, इसीलिए वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना गया। अब इस मैग्ना कार्टा के अंतर्गत ध्यान सुनिए, वुड महोदय ने कहा कि हमको शिक्षा में जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनको अनुदान देना पड़ेगा। क्या कहा? जो संस्थाएं निजी तौर पर चल रही हैं उनको क्या करना पड़ेगा? ग्रांट देना पड़ेगा। दान और अनुदान में अंतर समझते हैं आप लोग? दान और अनुदान में, दान में जवाबदेही तय नहीं होती है और अनुदान में जवाबदेही तय होती है। मंदिर में आप किसी भिखारी को भीख देते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि कल से तुम गले में चैन पहन के आना, नहीं तो कल से भीख नहीं मिलेगी। कैसे पता चलेगा तुमने हमारे पैसे का उपयोग किया कि नहीं किया? तो देना आपका काम है, लेने वाला व्यक्ति जो चाहे वो करे। ये जहां पर भावना होगी वो दान है। लेकिन जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि हम इस उद्देश्य के लिए आपको यह सहयोग दे रहे हैं तो क्या है? अनुदान है। इसलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। वो पैसा क्यों देता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पैसा क्यों दिया जाता है? कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अगले साल से फंड कम किया जाएगा। इसलिए संस्थाएं लगी रहती हैं कि हमारा रिजल्ट न खराब हो। ठीक, तो आपको भी तमाम तरह के डिसिप्लिन बताए जाते हैं कि आप प्रेजेंट रहिए, इतना अटेंडेंस नहीं रहेगा तो हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। ये सब तरीके से आपके गुणवत्ता का विकास किया जाता है। लेकिन आप लोग महाधुरंधर, वो डाल तो आप बात ठीक 25 लड़के मिलकर के 50 बच्चों का अटेंडेंस दे देते हैं। ठीक, अरे हमने नाम बोला, किसी ने यस बोला, हमने टिक मारा, काम खत्म। टीचर को भी मालूम है कि दिख तो 25 रहे हैं, अटेंडेंस 45 का कैसे हुआ? बात समझ नहीं आ रहा है? तो ये विश्वविद्यालय में खूब होता है। एक हाथ उठाया किसी के लिए, दूसरा हाथ उठाया किसी के लिए, एक बार लड़कों की आवाज में बोला, दूसरी बार लड़कियों की आवाज में बोला, जैसे भी हुआ अटेंडेंस पूरा हुआ। और जैसे अटेंडेंस लगा कॉपी लेके गायब। तो क्लास में थे पहले 25, अटेंडेंस हो गया तो हो गए 20। उसके बाद कुछ बैठ के देखने लगते हैं कि कब ये कहे कि क्लास पूरा हुआ। ठीक, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था में आप पढ़ते हैं और फिर आपके मन में आता है कि हमको आईएएस बनना है। ठीक, ठीक, अब कई लोग आते हैं तो लगता है यार वहां वाली बात नहीं आ रही है। अब यहां ना कोई अटेंडेंस लेता है, ना कोई आप पे दया करता है। भाई है क्या अटेंडेंस? हाँ, तो उसमें यह है कि अगर आप नहीं आए तो क्या किया जाएगा? वहां परीक्षा से रोका जाएगा। यहां तो नहीं रोक सकते हम लोग। यूपीएससी को पत्र लिखे तो कहेंगे नहीं कि हमारे यहां नहीं पढ़ने आते, जिनको एग्जाम मत देने दीजिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो उस डिस्पैच है उसमें क्या क्या नया होगा? तो हमने कहा कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनको अनुदान दिया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा की बात की जाएगी, तकनीकी शिक्षा की बात की जाएगी। सुझाव था, यह हुआ नहीं। लिख लीजिए,
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, लिख लिया। उसी के आगे लिख लीजिए, निजी शैक्षणिक संस्थानों को, निजी निजी समझते हैं ना, प्राइवेट जो आज के डेट में है, निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान देकर विकसित करने, अनुदान देकर विकसित करने तथा प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, तथा प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई, प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई। ठीक, यही नहीं, उड महोदय ने यह भी कहा कि जो छात्र मेधावी हैं, अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, उनको छात्रवृत्ति दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। यही नहीं कहा गया, यह भी कहा गया कि उस शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जो पहले खुले हैं, उन्हीं की तरह से अन्य शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, लिख लीजिए। इसके अलावा योग्य छात्रों को, इसके अलावा योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना तैयार करने के आदेश भी दिए गए, आदेश भी दिए गए। और अगली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो सारी बातें कहां कैसे पूछी जाए, क्योंकि जो उड महोदय हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 5 प्रांतों में, मिनिमम 5 प्रांतों में लोक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए जाएं, पब्लिक एजुकेशन डायरेक्टर, लोक शिक्षा निदेशक। तो 5 प्रांत कौन कौन से हैं? तो स्वाभाविक है, एक प्रांत तो बंगाल ही रहेगा क्योंकि वही कब्जा है उनका। दूसरा, बाकी 2 प्रेसिडेंसी है, बंबई और मद्रास। तो 3 कौन कौन हो गए? बंबई, मद्रास और बंगाल। ये तो क्लियर है। इसके बाद पंजाब और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP कहा जाता था उसको। तो 5 जगहों पर उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशक नियुक्त किए जाएं। इससे क्या होगा? इससे एजुकेशन के मसले में हमारे विचारों को किस सीमा तक लागू किया गया और लागू करने के लिए और क्या हो सकता है, अगर अड़चन आती है तो क्या अड़चन आ रही है, और अगर हमने लागू किया तो उसके दिशा में हम कहां तक सफल हुए, इसका जमीनी समझ प्राप्त करना इससे संभव होगा। तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि सार्वजनिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति निम्न में से किसके शिक्षा आयोग में या किसके घोषणा पत्र में या किसके काल में किया गया? तो स्वाभाविक है किसके काल में? डलहौजी के काल में होगा। तो शासक का नाम अगर गवर्नर जनरल का नाम देगा तो डलहौजी, और डिस्पैच के संदर्भ में पूछेगा तो उड्स। लिख लीजिए। उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय एवं कॉलेज खोलने का निर्णय लेते हुए, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज खोलने का निर्णय लेते हुए
निर्णय लेते हुए 5 प्रमुख प्रांतों में 5 प्रमुख प्रांतों में लिख लीजिए पांचों का नाम। जैसे बंगाल, 5 प्रमुख प्रांतों में जैसे बंगाल, बंबई, मद्रास, बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम प्रांत में लोक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। लोक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। अब आप समझ गए कि एक तरह से भारत में अंग्रेजों के काल में शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और विश्वविद्यालय तक महिलाओं की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान देना, योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप देना, विश्वविद्यालय कॉलेज को प्रारूप और व्यवस्थित तरीके से स्थापित करना और अंततः उसका सुपरविजन करने के लिए लोक शिक्षा निदेशक जैसी नियुक्तियां हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा को भी शिक्षा में शामिल किया गया। तो अंग्रेज और भारतीय सभी लोगों के मिले जुले रूप से कुछ अंग्रेजी हितों के लिए और कुछ भारतीय हितों के लिए एक ऐसी प्रणाली शिक्षा की विकसित की गई वुड्स डिस्पैच के माध्यम से, जिसको भारत में ये माना जाता है कि जो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत कभी लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था, उस विचार को पूरी तरह से खत्म किया। किसने? वुड्स डिस्पैच के घोषणा पत्र ने। लिख लीजिए, अंततः वुड्स डिस्पैच के द्वारा अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत का परित्याग कर दिया गया। ठीक हो गई बात। अब हम लोगों को बात करनी है हंटर आयोग के बारे में। यही है ना, हंटर आयोग। अब ये हंटर आयोग जब भारत में शिक्षा के लिए काम करेगा तो उस समय भारत का वायसराय होंगे लॉर्ड रिपन। कौन होंगे? लॉर्ड रिपन। और रिपन भी बहुत उदार व्यक्ति हैं। ऐसा कहा जाता है कि रिपन जैसे अगर गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में रहे होते 10-5, तो भारत हो सकता था कि कई और 100 साल तक गुलामी की दास्ता में पड़ा रहता। ठीक, ये इतना उदार व्यक्ति था। रिपन भारत के लोगों के मन में जितनी आकांक्षाएं थी उसको पूरा करते हुए अंग्रेजों की छवि भारत में बेहतर हो जाए, इस भावना से भारत में गवर्नर जनरल वायसराय के रूप में काम किया है। ठीक, इसलिए आपसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, जब आप एकदम निहायत मूर्खता भरे कुछ उत्तर दे देते हैं इतिहास में, तब कहता है अच्छा बताओ लिटन और रिपन में भारत के लिए कौन ठीक था? तो भारत के लिए कौन ठीक था? रिपन की लिटन ठीक था। लॉर्ड लिटन इसलिए ठीक था, इसने भारत के लिए सब प्रतिक्रियावादी काम किया। सिविल सेवा में जो परीक्षा में लोग आना चाहते थे उनकी उम्र घटा दिया। सोचिए 17-18 साल की उम्र तक पहुंचा दिया। मतलब सपने में कोई सोच ना सके कि सिविल सेवक बनना है। आर्म्स एक्ट
समाचार पत्र, मतलब भारत के लोग जहां नजर रखें, जहां उंगली दिखाएं, इसको ठीक करो, उसको तुरंत उल्टा करें। तो जिस गुलामी की दास्तां से भारत बंधा हुआ था, भारत के लोगों को आक्रामक बनाने में लिटन जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भाई आप एक पिंजरे में बंद हो, एक आदमी आए और आपको देखे और आप पर दया करे, बोले नहीं पिंजरा इसका लोहे का है, ठीक नहीं है, इसको सोने और चांदी का बना दो, तो आपके मन में थोड़ी सी अच्छाई तो हुई कि यार बड़ा महंगा इसने पिंजरा बनवाया। फिर इसने देखा कि ये दिन भर खड़ा रहता है इस पे, थोड़ा इसमें बेड लगवा दो, उसने बेड भी लगवा दिया। पहले आपको भोजन डाल दिया, फिर देखता कि जब तक ये रोटी खत्म ना हो तब तक इसको अगला निवाला मत दो। एक आदमी लगा दिया, कहा देखो तीनों वक्त इसके भोजन का ध्यान रखो। तो आप क्या चाहेंगे? यार ये आदमी ठीक है, गुलामी में भी हम हैं, ठीक है ये। अब एक आदमी आए, दूसरा वो क्या करे, जब आए कोई लकड़ी लिया हो और कोचे उसी में और आपको उसमें परेशान करे, तो आप इस भावना से भर जाएंगे कि किसी भी दिन जरा सा ये खुला पिंजरा, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी करके हम भाग जाएंगे। तो लिटन के प्रयास से भारत के लोग क्या चाहते थे, उस पिंजरे से बाहर निकलना। और लिटन जो था ऐसे प्रक्रिया का पालन कर रहा था कि भारत के लोग उस मकड़जाल में और उलझते चले गए। बात समझ में आ रहा है? लिखा जाए, अगला जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में, हंटर के बारे में। और हमने कहा कि हंटर 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में ये इसी के नाम से शिक्षा आयोग का गठन होगा। अब चूंकि 1854 में उड्स डिस्पैच की बात हुई है और हंटर के द्वारा जो उड्स डिस्पैच के अंतर्गत प्रावधान थे और जो सुझाव दिए गए थे, हंटर का पहला काम यह था कि उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कहां तक सफलता मिली और कौन सा काम रह गया, इन सभी मामलों का अध्ययन करो और फिर से एक नया सुझाव पत्र प्रस्तुत करो। तो पहले तो इसी को लिखा जाए, लिख लीजिए। 1882 में नंबर डाल देंगे क्या, 6। 1882 में रिपन, लॉर्ड रिपन, 1882 में लॉर्ड रिपन, क्या लिखा आपने, लॉर्ड रिपन जब भारत का वायसराय था, लॉर्ड रिपन जब भारत का वायसराय था तो उसने विलियम हंटर की अध्यक्षता में, विलियम हंटर, वही नाम जो हेडिंग में है, इतनी बड़ी बड़ी आंख करके क्या देख रहे हैं, हमने केवल विलियम लगाया है, हंटर पहले से है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा के प्रसार की स्थिति, भारत में शिक्षा के प्रसार की स्थिति, शिक्षा के प्रसार की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की, एक समिति नियुक्त की। ठीक, लिख लीजिए। लॉर्ड रिपन ने उड के आदेशों को भारत में अंग्रेजी सरकार की शैक्षणिक नीति का
अंग्रेजी सरकार की शैक्षणिक नीति का आधार मानते हुए क्रियान्वित की गई, आधार मानते हुए क्रियान्वित मतलब जो पहले लागू की गई थी, क्रियान्वित की गई प्रक्रिया की जांच करने तथा उड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव देने के आदेश दिए। ठीक, तो एक तरह से हंटर जो आयोग है और इसकी अगर हम क्रमबद्धता देखें तो किससे जुड़ा हुआ है? उड डिस्पैच के किए गए काम को रिव्यू करने से। लॉर्ड कर्जन जब आया तो इसने भी क्या किया? इसमें सुधार करने की कोशिश की, बट वो सुधार इस प्रकार का नहीं है। कर्जन आप जानते हैं किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक। उसने फिर वही प्राथमिक शिक्षा की उम्र कितनी हो, फला कितनी हो, मतलब वो लिखना नहीं है आपको, काम की चीज अब नहीं है। अब सीधे सीधे हम लोगों को किस पर आना है? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के प्रभाव पर। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया कि पीटी में कई बार देता है क्रम, ठीक है ना, आपके मेंस में इसको लिखने के लिए कुछ है नहीं, बात सुन रहा है, क्योंकि उसी बात को घुमा घुमा के कहा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा पर क्या हुआ, स्त्री शिक्षा पर क्या हुआ, क्योंकि करना तो अंग्रेजों को कुछ था नहीं। और कर्जन तो ऐसे भी आप जानते हैं भारत का कितना हितैषी है, वो तो आगे भेंट होगा बंगाल विभाजन के समय, तब इसकी आक्रामक भूमिका को समझेंगे आप, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का कोई बहुत मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिखवाया कि आपको यह क्रम कई बार दे देता है, आता ना एग्जाम में, इस क्रम का पालन आप कैसे करेंगे। तो अगर इन सब चीजों को सीरियल से लगा दिया जाए तो कम से कम आपको पता रहे कि कहां पर कौन आगे है, कौन पीछे है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, ऐसे ऐसे करके आता है, तो आप उसके क्रम के लिए इसको जानेंगे। अब लिख लीजिए आप लोग, अंतिम तौर पर क्या? अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का प्रभाव, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के एग्जाम में इसी को फोकस करके परीक्षा में क्वेश्चन बनाए जाएंगे और इसको बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखना है। मतलब इसमें आपको जितनी ऊपर की समझ बनी है आपकी, उन समझ को बहुत तार्किकता के साथ रखना है। तो पहली जो अंग्रेजी शिक्षा का भारत पर प्रभाव पड़ा कि भारत में अंग्रेजी शासन के एक समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ। लिख लीजिए, एकदम पॉइंट में लिखते चलेंगे। पहला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कारण अंग्रेजों के एक समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ।
इसमें कोई डाउट किसी को? समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ। दूसरा क्या हुआ? पश्चिम की संस्कृति, सुनेंगे पहले, पश्चिम की संस्कृति भारत के लोगों ने धीरे धीरे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। लिख लीजिए, पश्चिम की संस्कृति को, पश्चिम की संस्कृति को भारत के लोगों ने धीरे धीरे, ये शब्द बहुत जरूरी है, धीरे धीरे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी प्रशासन में, तीसरा, अंग्रेजी प्रशासन में, अंग्रेजी प्रशासन में, अंग्रेजी प्रशासन में कम वेतन पर, अंग्रेजी प्रशासन में कम वेतन पर, कम वेतन पर भारतीय अधिकारियों, भारतीय अधिकारियों, भारतीय अधिकारियों का सहयोग सुनिश्चित हुआ, का सहयोग सुनिश्चित हुआ। अगला, भारत में, भारत में राजनीतिक विस्तार, भारत में राजनीतिक विस्तार एवं प्रशासनिक नियंत्रण, भारत में राजनीतिक विस्तार एवं प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण पूर्व की तुलना में, पूर्व की तुलना में, पूर्व की तुलना में और प्रभावशाली हुआ, और प्रभावशाली हुआ, और प्रभावशाली हुआ। अगला, सिविल सेवा में, सिविल सेवा में, सिविल सेवा में भारतीयों की रुचि बढ़ी, सिविल सेवा में भारतीयों की रुचि बढ़ी। अगला, न्याय प्रणाली में, न्याय प्रणाली में, न्याय प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी से, न्याय प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में भारतीयता, भारतीयता का विकास हुआ, भारतीयता का विकास हुआ। मतलब आप समझे कि अब तक क्या था, जो जज होते थे वो सारे के सारे अंग्रेज होते थे, तो अंग्रेज अगर सही न्याय भी करते थे तो लोगों को भरोसा नहीं होता था। अब भारत के लोग ही क्या होने लगे, न्याय व्यवस्था में आ गए। ये अलग बात है, एक लाइन याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने ऐसी प्रणाली विकसित किया था भारत में कि अंग्रेज अगर कोई जज है तो वो भारतीय का मुकदमा देख सकता है, लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति जज है तो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं देख सकता, भले बराबर पद पर ही क्यों ना हो। यह डिस्क्रिमिनेशन था। ये बात समझ आई है कि नहीं? एल्बर्ट बिल में 1883 में, एल्बर्ट बिल में इस मुद्दे को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया गया था
और जब ये बिल बनकर के भारत आने वाला था तो भारत में जितने यूरोपीय जज थे उन्होंने धमकी देते हुए कहा था अंग्रेजों से, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी, कि अगर आपने इस बिल को वापस नहीं लिया और भारतीयों को अंग्रेजों का मुकदमा देखने का अधिकार दिया एल्बर्ट बिल के अनुसार, तो हम तत्काल न्यायपालिका से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि भारत के लोग इतने कुफित हैं अंग्रेजों से कि अगर अंग्रेजों का मुकदमा अगर गया भारतीयों के पास, ये पूरी फाइल पढ़ेंगे भी नहीं, कहेंगे पहले इसको फांसी चढ़ाओ, बाद में मुकदमा देख लेंगे। ठीक, तो अंग्रेज जजों ने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजों का मुकदमा देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट झुक गई और उसने एल्बर्ट बिल को क्या किया, वापस ले लिया। तो भले, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंग्रेज जज केवल थे तो कितना डिस्क्रिमिनेशन के साथ न्याय व्यवस्था चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत के लोग न्यायिक व्यवस्था में आए तो भारत के अंदर न्याय व्यवस्था की थोड़ी सी भारतीयता, भारतीयकरण का जो प्रभाव है वो दिखाई देना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन के लक्षण विद्यमान थे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? एक लाइन और लिख लीजिए। हाँ, लास्ट पॉइंट। पाश्चात्य शिक्षा के कारण अंग्रेजों के शासन में दोषों की पहचान करना, अंग्रेजों के शासन में दोषों की, शोषण तो है ही है, अंग्रेजों के शासन में दोषों की पहचान करना राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को क्या हुआ, आसान हुआ। क्यों? अगर पाश्चात्य शिक्षा न आई होती, भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा न लिए होते, जाकर के अंग्रेज क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी एक व्यवस्थित समझ भारतीयों की न बनी होती, तो क्या अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भारतीय खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा के कारण यह भी हुआ कि भारत के लोग जो बाद में चलकर ब्रिटिश विरोधी भारत की स्वतंत्रता के लिए जिस बिगुल को फूंका उन्होंने, और क्रमशः आजादी प्राप्त करने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में इस पश्चिमी शिक्षा का एक विशेष योगदान है। बात समझ में आया? तो ले दे करके ये था आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा। इससे ज्यादा बहुत नहीं पढ़ना है। अब बीच बीच में कहीं सैडलर आयोग, कहीं हल्टोग आयोग, ये सब आएगा छोटा छोटा, तो जहां आएगा वहां पढ़ लीजिएगा। न काम का है न किसी उपयोग का है। ठीक।